और TV9 के कैमरा में इजरायली सेना का एक्शन ग्राउंड ऑपरेशन का एक और वीडियो सामने आया है। गाजा में इजरायली सेना टैंक के साथ घुसी, सैकड़ों की संख्या में इजरायली सैनिकों का मूवमेंट। तो देखिए, इजरायली सेना का जो ग्राउंड ऑपरेशन, इसके बारे में कुछ और डिटेल आपको देते हैं। अब आपको यह बताते हैं कि गाजा में इजरायली फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन कैसे हुआ और कैसे आईडीएफ ने हमले को अंजाम दिया। तो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। आईडीएफ गाजा में घुस चुकी है, टैंकों के साथ बाकायदा हमले को अंजाम दिया गया। एयर स्ट्राइक की गई है इसके पहले, ताकि हमास को कमजोर किया जाए। भीषण बमबारी की गई, जेट और ड्रोन के जरिए भी आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से पहले हमलों को अंजाम दिया गया। हमास के अड्डे तबाह किए गए, हमास के लड़ाके भी इसमें बड़ी संख्या में मारे गए। सुरंगों पर हमला किया गया, जो सुरंगें इस वक्त एक बहुत बड़ी ढाल और ताकत के तौर पर हमास के पास है। सैकड़ों लोगों की मौत इस हवाई हमले में हुई है, जो आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से पहले किया गया। अब देखिए कि गाजा में कैसे महातबाही मची है। ये ग्राफिक्स आपके सामने। गाजा में महातबाही, टोटल ब्लैकआउट इस वक्त हो गया है। बिजली पूरी तरह से अब वहां पर गायब है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान है। गाजा में बिजली नहीं है, इंटरनेट सेवा को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इजराइल ने इसको काट दिया है, दुनिया से संपर्क अब इजराइल के सेक्शन के बाद हमास का टूट चुका है। अस्पतालों में हाहाकार मचा है, क्योंकि अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, जो घायल उनका इलाज नहीं हो पा रहा, और दवाइयों की कमी की वजह से, ना होने की वजह से घायलों की मौत हो रही है। घायलों का इलाज संभव नहीं हो पा रहा, जनरेटर में तेल नहीं है, खाने पीने की काफी कमी इस वक्त वहां पर हो गई। यानी वहां पर इंसानों के जीने के लिए जो हालात हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। गाजा बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ मनीष झा जुड़े हुए हैं, वॉर जोन से रिपोर्टर। मनीष झा से हम ये जान रहे हैं, आप बताइए, क्योंकि इस वक्त आप वॉर जोन में, कि कैसी तैयारी इस वक्त आईडीएफ की नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हम विध्वंस देख रहे हैं आईडीएफ ने जो मचा रखा है गाजा में। बिल्कुल, देखिए करुणा, मैं ये तो कहूंगा कि फिलहाल आईडीएफ बदला ले रही है, और बदले की वजह से वो विध्वंस दिख रहा है जो गाजा पट्टी में हो रहा है। लगभग 12 घंटे बीत चुके हैं जब आईडीएफ ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन को उस स्केल तक लाकर पहुंचा दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया थर्रा उठी है। लेकिन लगातार इस वक्त जब मैं गाजा बॉर्डर के पास खड़ा हूं, बेहद करीब से, और मुझे रह रहकर आर्टिलरी की आवाज़ सुनाई देती है। काफ़ी ट्रुप्स के मूवमेंट एक दूसरे जगह पर होते जाते आप देखते भी हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर बॉर्डर पर जो ट्रुप्स है वो मौजूद है, और लगातार जो गाजा पट्टी के भीतर का जो ऑपरेशन है, जिसकी वजह से हालांकि तबाही की तस्वीरें, या फिर अगर मैं कहूँ कि रात भर क्या हुआ इसके बारे में तो भी पूरी दुनिया अनजान है, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर आर्टिलरी फायर हो रही है उससे इस बात का अंदाजा लग सकता है कि अंदर वहाँ पर क्या कुछ गुजर रहा है। ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, और हमारे साथ स्टूडियो में भी गेस्ट इस वक्त मौजूद है, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब आईडीएफ की क्या है रणनीति हमास के खिलाफ। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज, और साथ ही कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सर, आपसे समझना चाहूंगी, अब आईडीएफ ने वीडियो जारी करके ये ऐलान कर दिया है, हमास को ये बता दिया है कि अब ग्राउंड ऑपरेशन गाजा में हमास के खिलाफ शुरू होगा। टैंकों के साथ आईडीएफ अब उतर रही है गाजा में। क्या लग रहा है, अब कुछ दिनों का ही युद्ध बच गया है ऑपरेशन में तेजी के साथ? मैं आपकी बात को दोनों तरफ से जस्टिफाई करता हूं। पहली बात, जब इजरायली सेना आईडीएफ के लिए एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन करती है तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है, ये बहुत खतरनाक बात है कि यस, हम ग्राउंड एक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा आकलन है कि अभी भी ग्राउंड एक्शन होना शुरू बचा है। ये जो अभी आप देख रहे हैं, जो ऑफिशियल उनके रिलीज किए हैं वीडियो, दीज आर व्हाट, ये प्रोबिंग एक्शन है, ये रेड्स हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड अटैक नहीं है जैसे कि एक बिल्टअप एरिया में आप करते हैं। और ये रेड्स ऑब्लिक जिसको हम बोल सकते हैं प्रोबिंग ऑपरेशंस, ये क्यों किए जाते हैं कि आप फेंस में से घुसकर दूसरी साइड गाजा में जाकर देख पाएं, एक मैसेज दे पाएं कि हम आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप कहां से मेरे ऊपर फायर कर सकते हो, दूसरा। तीसरा और बड़ी बात
कि हम एक असेसमेंट कर पाते हैं कि इस पूरे लेटर से अगर गाजा के नॉर्थ साइड से हम अंदर आ रहे हैं तो वो जो 12 से 14 किलोमीटर की जो चौड़ाई है इसमें बिल्कुल कौन-कौन से इसका स्पॉट्स हैं? ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है इस तरह के रेड्स का, लेकिन अब चूंकि ऐलान हो चुका है ग्राउंड ऑपरेशंस का, तो देखना होगा कि ये ग्राउंड ऑपरेशन कब तक चलता है, इसका ऑब्जेक्टिव कब तक हासिल कर पाते हैं। एक और अहम खबर है, हमास पर 3 तरफ से आईडीएफ का अटैक, जल, थल और आसमान से एक साथ हमला हुआ। एक्शन मोड में इजरायली नेवी एयरफोर्स, आसमान से हमास के ठिकानों पर हवाई हमला किया गया। इस बीच इजराइल तो आप देखिए किस तरह से चारों तरफ से घेर रखा है, समुद्र के रास्ते हमला हो रहा है, आकाश से हमला हो रहा है और जो जमीनी फोर्स है वो आगे बढ़ी। आप जरा देखिए कैसे घेर रखा है ये बिग वॉल के जरिए, पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको दिखा रहे हैं। जमीनी हमले को कैसे अंजाम दिया गया, इजरायली आर्मी टैंक से लगातार हमला कर रहे हैं हमास के ठिकानों पर। अंजलि जी हाँ, देखिए जमीनी हमले की बात बता रहे हैं और आसमानी हमला कैसे हो रहा है। मिसाइल, रॉकेट, फाइटर जेट, यूएवी से भी अटैक किया जा रहा है हमास के ऊपर, और समंदर से भी हमला हो रहा है। इजरायली नौसेना नेवी शिप से हमला कर रही है। तो ये स्थिति है इस वक्त, जैसा आप देखिए जमीन से, आसमान से, समंदर से, हर तरफ से ये हमले हो रहे हैं और हमास के ऊपर ये आक्रमण तेजी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो ये स्थिति है फिलहाल। और संजय भारद्वाज सर, अब सवाल यहाँ पर यह है कि इजराइल का जो हमला है, क्या ये माना जाए कि इस हमले के बाद हमास का खात्मा हो जाएगा? देखिए, ये बात मान के चलिए कि इजराइल जिस तरीके का ऑपरेशन कर रहा है, जो स्ट्राइक कर रहा है, निश्चित रूप से वो हमास का खात्मा देखना चाहता है और जो उनको समर्थक देश हैं वो भी चाहते हैं, क्योंकि हमास को इन्होंने आतंकी संगठन के रूप में साबित किया है कि और ये आतंकवादी हमला था और उसका बदला लेना है। लेकिन 2 बातें इसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा। पहली बात कि जो इजराइल है वो बहुत ही फेज वाइज और बहुत सेलेक्टिव ऑपरेशंस कर रहे हैं। वो सी के माध्यम से भी आ रहे हैं, स्ट्राइक भी कर रहे हैं। ग्राउंड में जाने का, ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब ये है कि वहाँ पे ह्यूमन कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी और जो कोलेटरल डैमेज होगा, जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा होगा। और इसीलिए इजराइल ने पहले जो ऑपरेशंस, जो सैंक्शंस रखे हैं कि आपको बिजली नहीं देंगे, आपको तेल नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, कि कोशिश की जा रही है कि वो टर्म्स के साथ आए और जो लोकल लोग हैं फ़लस्तीन में, गाजा में, वो इजराइल के साथ खड़े हो, ना कि हमास के साथ खड़े हो। लेकिन ये बात भी है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के रिएक्शन से भी सचेत है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा अरब इजराइल वॉर में कन्वर्ट हो जाए, एक नया रास्ता, एक नया। वेस्ट बैंक के अल बेरे में प्रदर्शन के दौरान युवक को लगी गोली, इजराइल के खिलाफ हो रहा था प्रदर्शन, घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा पर इजराइल की बारूदी वर्षा, आसमान से बरसती दिख रही आग। गाजा पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल भी करने का दावा किया जा रहा है। इजरायली हमले में भारी नुकसान, तो गाजा पर इजरायली फोर्स की तरफ से फास्फोरस बम के इस्तेमाल की बात भी कही जा रही है, इस बात का भी दावा। और देखिए फास्फोरस बम जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस इलाके में इसका इस्तेमाल किया जाता है वहां पर तापमान कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी भी वहां पर महसूस की जाती है, यानी कि बड़ी तबाही ऐसे बम करते हैं। और इसी बम के इस्तेमाल का, फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। तो गाजा पर सफेद फास्फोरस का जो अटैक किया गया, इसको लेकर क्या जानकारी बिग वॉल के जरिए। आप जरा ये तस्वीरें देखिए, ये जो आपको आतिशबाजी जैसा कुछ आसमान में नजर आ रहा है, दरअसल यही है फास्फोरस बम का इस्तेमाल, जिस बात का दावा किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन क्या है, इजराइल ने गाजा पर सफेद फास्फोरस बम को गिराया, रिहायशी इलाके पर सफेद फास्फोरस से हमला किया गया। बिल्कुल ये आरोप लग रहा है फास्फोरस के इस्तेमाल का, और गाजा में कई जगह फास्फोरस बम गिरे हैं, ये भी सूचना आ रही है। गाजा में भारी नुकसान, घरों में लग गई आग, लगातार जो रिहायशी इलाके उनको नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा फास्फोरस बम को यूएन ने प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर में भी जमकर इस बम के इस्तेमाल की जो बात है वो कही गई थी, और कितना खतरनाक होता है। जहां पर ये फास्फोरस बम का इस्तेमाल होता है, गिरता है, वहां क्या हो जाता है, बेहद खतरनाक होता है फास्फोरस बम। जैसा हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन के संपर्क में आकर बाकायदा ये जलता और तेजी के साथ चारों तरफ आग फैल जाती है।
कई किलोमीटर तक इसका असर दिखता है और 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान ये पैदा करता है। गंभीर जलन होती है जो इसकी चपेट में आते हैं आजीवन। जख्म का खतरा होता है। बम से निकले धुएं से इंसान का दम घुटता है। और स्किन की बात करें, त्वचा की बात करें, बुरी तरह से डैमेज हो जाती है स्किन। शरीर के अंदरूनी अंगों को भी बड़ा नुकसान पहुंचता है। 1977 के जिनेवा सम्मेलन में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब देखिए युद्ध के दौरान किस तरह से इस बम का इस्तेमाल एक बार फिर से यहां पर हो रहा है और ये इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सर, ये जो इस्तेमाल हो रहा है फास्फोरस बम का गाजा में आईडीएफ ने किया है, क्या माना जाए पहले ही इजराइल पर बहुत सारे मानवीय जो भावनाएं हैं या मानवीय इशू हैं उनके उल्लंघन का आरोप लग रहा है। इस बम के बाद क्या और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि ये तो प्रतिबंधित है, ये इस्तेमाल करना ही मना है। अगर आईडीएफ इस तरह का बॉम्ब इस्तेमाल करती है वो बिल्कुल अनएथिकल है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। मैं तो ये भी कहूँगा इमोरल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उस सिचुएशन में है कि हम इसका सही आकलन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का फोटो वहाँ से रिलीज हुआ है, जिस तरीके की आग इतनी ऊंची दिखाई दी गई है, दैट इज़ नॉट इज फॉस्फोरस बॉम्ब। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल पाऊंगा, क्योंकि उसमें आग ज़मीनी लेवल पर ज़रूर होती है। इस तरह के शोले जो दिखाए जा रहे हैं वो शायद नहीं होते हैं। ये बॉम्ब मैंने खुद 87 में फायर किया है, मैं इस वजह से बता पा रहा हूँ। इसका एक अलग मतलब होता है, बट एट द सेम टाइम आपका बाकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो शरीर के अंदर आप सांस लेते में लेते हैं तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, बुरी तरह डैमेज होते हैं, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में वो शरीर के अंदर जाता है तो इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। देयर इज नो डिनाइंग दिस फैक्ट। ठीक है सर, देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बंधकों को पहुंच सकता है बड़ा नुकसान। ग्राउंड ऑपरेशन से परेशानी बढ़ गई है। हमास बंधकों को बना सकता है ढाल। 200 से ज्यादा लोग हमास के बंधक बनाए गए हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने से बंधकों की जान को क्या खतरा भी है? निश्चित रूप से देखिए, ये बात मान के चलिए, ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो उसमें आप बहुत सेलेक्टिव नहीं जा पाएंगे। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन हमास के जिहादी हैं और कौन फ़लस्तीन के सिविलियंस हैं या कौन बंधक है। निश्चित रूप से वो ब्लाइंड ऑपरेशन होगा और उसमें मैं यही बात कर रहा था, कोलेटरल डैमेज होगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा और ये एक तरीके से जो इजराइल निश्चित रूप से एक खास टारगेट अचीव करना चाहता है। दूसरी बात की ये बात भी है कि काफ़ी कुछ दबाव है इजराइल पे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का, अरबियन वर्ल्ड का, और जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहे हैं और पूरा अरब में हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक ब्लाइंडली इजराइल आगे बढ़ेगा। टेक्टिकल स्ट्राइक होगा, वहाँ पे सेलेक्टिव ऑपरेशंस होंगे और मुझे लगता है ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे हॉस्पिटल पे जो अटैक हुआ था उससे बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म हुआ कि किसने किया और किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं। मुझे लगता है सर कि आईडीएफ को भी इन चुनौतियों का अंदाजा पहले से होगा, तो उन्होंने भी जब ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की तो कई बातों का उन्होंने जरूर ध्यान रखा होगा कि अपने ऑब्जेक्टिव को वो प्रिसाइजली हासिल करें। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए, इजराइल के टैंक को उड़ाने का एक वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह ने जारी किया है वीडियो। बुधवार को हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइल से मार्कवा टैंक उड़ाए थे और उसी का ये वीडियो जारी किया है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि वॉर जोन में ही मौजूद है। मनीष, क्या स्थितियां हैं फिलहाल वहां पर? देखिए रवि, अभी मैं सेदोरोत में हूं और सेदोरोत में कुछ सैनिकों से मैं बात कर रहा था। जब उन्हें पता चला कि मैं पिछले 1 साल से रूस यूक्रेन के बॉर्डर पर था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या अंतर लगा आपको वहां पे और यहाँ पर। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए, मुझे अजोब बटालियन से मिलने का मौका मिला, मैं चेचन के सैनिकों से मिला था, मैं वैगनर से मिला था, लेकिन हमास की तुलना अगर इनसे की जाए तो वो लोग ज़्यादा अच्छे इंसान तो ज़रूर थे। कम से कम वो इस तरह से जो न्यूबॉर्न बेबी हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं और इस तरह से सिविलियन के साथ उनको मारने का उन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं लगे थे। तो 7 अक्टूबर की जो घटना घटी और जो इस इलाके में कत्लेआम मचा, उसके बाद इजरायली सैनिक हो या इजराइल के पूरे लोग हो या इजराइल की सरकार हो, उसके सोचने का नज़रिया बदल गया है।
अभी आप बात कर रहे हैं बंधकों की रिहाई के लिए, ये मान कर बैठे हैं कि हो सकता है वो बंधक ना बचे हों, ये मान कर बैठे हैं कि उन बंधकों को नहीं ला पाएंगे, और इसीलिए अभी इनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है कि इस बार हमेशा हमेशा के लिए उस हमास को खत्म कर देना है, ताकि कम से कम इजराइल की सरजमी पर रहने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित हो। तो अभी उनका टारगेट है कि इजराइल में रहने वाले जो लोग हैं उनको पहले सिक्योर करना है, और उसके बाद अगर संभव हुआ तो हम बंधकों को भी सिक्योर कर कर ले आएंगे। तो इस इंटेंशन के साथ यहाँ से ट्रुप्स, मेरे ठीक पीछे का जो आप रास्ता देखते हैं, यही रोड गाजा बॉर्डर में एंट्री कराता है और उसी में वो लोग लगातार जाते हैं। तो आप सोचिए जिसकी मनोदशा ऐसी हो। बिल्कुल, और जिस वक्त आप वहां पर मौजूद है इसी जगह पर मनीष, वहां पर लगातार हलचल भी बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आईडीएफ का जो ऑपरेशन है वो और भी आगे तेजी के साथ बढ़ रहा है। शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास का एक और कमांडर ढेर हुआ है। हमास के नौसैनिक बल का कमांडर ढेर हुआ है, नाम है रताब अबू तस्बैन, जो कि मारा गया है। तो हमास का एक और कमांडर, लगातार ये बड़ा नुकसान हमास को सेटबैक झेलने को मिल रहा है। और ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त की अभी आ रही, नेवल कमांडर था ये रताब अबू, जो कि मारा गया। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो एयर ऑपरेशंस का प्रमुख कमांडर था वो भी मारा गया था। और अब नौसेना बल का ये कमांडर, जिसकी तस्वीर आपके सामने, अगर 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल के ऑपरेशन की बात करें जो हमास के खिलाफ छिड़ा हुआ है, दर्जनों जो कमांडर हैं वो अभी तक हमास के मारे जा चुके हैं, जिससे बड़ा नुकसान हमास को झेलना पड़ा है। और अगली बड़ी खबर आज ही, हमास का एक और बड़ा कमांडर मारा गया। एयर यूनिट का प्रमुख असेम अबू रकाबा मारा गया। हवाई हमले में अबू रकाबा मारा गया। 7 अक्टूबर के हमले के लिए जिम्मेदार था असेम अबू रकाबा, जिसकी मौत हो गई है इस हमले में, वो भी मारा गया है। चलें सर, अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से एक एक करके उन लोगों को चिन्हित करके एलिमिनेट किया जा रहा, हटाया जा रहा है जो लोग 7 अक्टूबर के लिए जिम्मेदार थे, क्या ये इंडिकेट करता है कि ऐसे लोग नहीं बचेंगे और उनकी पूरी लिस्ट इजराइल के पास, आईडीएफ के पास है? ऐसा हर लड़ाई, हर टेररिज्म की लड़ाई में बड़ा सक्सेसफुली इवैल्यूएट किया गया है कि अगर आपने टेररिज्म से लड़ना है, आतंकवाद से लड़ना है, तो उसके दिमाग तक जाइए, उसकी जड़ तक जाइए, अदरवाइज आप इसको लड़ नहीं पाएंगे, रोक ज़रूर पाएंगे। मुझे लगता है कि इजराइल इस बात को बखूबी जानता है और वो सेलेक्टिवली पूरी कोशिश करता है कि कहीं पर भी कोई भी हेडक्वार्टर, कोई भी टॉप लीडर अगर मिले तो उसे मार गिराने में भलाई ये है कि अगर आप ग्राउंड पर 1000 हमास के लोगों को मारते हैं, टेररिस्ट को मारते हैं, वर्सेस उसके एक लीडर को मारते हैं, वो बराबर है। क्यों? क्योंकि किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नीचे वालों को पूरा प्लान नहीं पता होता। अब जो प्लान बनाने वाला है और प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है, अगर आप उसको मार पाते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा फॉरवर्ड लाइंस में जो उनके टेररिस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 ही बातें पढ़ाई जाती है कि ये आप इस्लाम के लिए कर रहे हो, और अगर आप सो कॉल्ड चले जाओगे तो 72 हुरों के पास ज़रूर चले जाओगे। वो आगे वाला सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहा है। सो इस तरह की अचीवमेंट बहुत कमेंडेबल मानी जानी चाहिए कि आपको इंटेलिजेंस ले पाते हैं और उन कमांडर्स को सेलेक्टिवली ज़रूर मार पाते हैं। ये एक अपने आप में टेररिस्ट हमास ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी पर आप अटैक कर रहे हैं। ठीक है सर, वेस्ट बैंक में इजराइल का ऑपरेशन तेज हो गया। बड़ी खबर, रिफ्यूजी कैंप में घुसी इजरायली फोर्स, रामल्ला का वीडियो भी सामने आया। नागरिकों को बंधक बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। और संजय जी भी हमारे साथ स्टूडियो में है। 60 सेकंड में जरा समझाइए सर, गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक में क्या तबाही मचने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, बात मान के चलिए कि आप वेस्ट बैंक, गाजा, पूरा निश्चित रूप से जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स, जिस तरीके से ऑपरेशंस हो रहे हैं इजराइल के, निश्चित रूप से तबाही तो मचेगी। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि नेस्तनाबूद करने वाली जो बात है इजराइल की, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत उसको अचीव कर पाएंगे। हो सकता है कुछ
एक इंटरवल के लिए आप वहाँ से हमासीज को भगा दें, क्योंकि उनके बेसिस हैं, जो सपोर्ट है वो हमास की जो गाजा की टेरिटरी या फ़लस्तीन की टेरिटरी के बाहर है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो आप सीरियन लड़ाके हो, ईरान हो, यमन हो, हूती हो, ये जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कांस्टेंट हमासीज को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए आप अफगानिस्तान का और तालिबान का आप उदाहरण ले लीजिए, अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने ब्रेक दिया, उनके कमांडर्स को मारा, ओसामा बिन लादेन को भी मारा, आपने सारे काम किए, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, देखिए वो आतंकवाद आज भी वहां पे रेडिकलाइजेशन बना हुआ है। तो यहां पर भी होगा निश्चित रूप से जो इजराइल का अपना बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि वेस्ट बैंक अपनी- में भी जो इजरायली डिफेंस फोर्स का है ऑपरेशन वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।